नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक कवर किए जाएंगे उसमें नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, बुक्स होंगे, ऑथर होंगे, साइंस होगा, इन्वेंशन होगी इंपॉर्टेंट, या फिर साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, कंट्री, कैपिटल, ये सब आपके सिलेबस में दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेज, एब्रीवेशंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, जियोग्राफी ऑफ हिमाचल और कल्चर ऑफ हिमाचल तो मिशन एलाइड में कवर हो जाता है, यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट स्कीम्स, पॉलिसीज जो भी बनती हैं, इंडेक्सेस जो भी बनेंगे यहाँ से, वो हम डिस्कस करेंगे। और ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो मेंशन किया गया है। अभी तो कांस्टेबल के एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो होपफुली कि आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये जो हमने सीरीज़ कांस्टेबल के लिए चलाई है इसको हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक कम से कम हम इस सीरीज़ में सारे टॉपिक्स को हर एक एंगल से जो है वो कवर कर चुके हों। एटलीस्ट अगर यहाँ से हम 80% भी कवर कर पाए जो एग्ज़ाम में पूछा जाए, तब भी ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहेगा हमारा, और डेफिनेटली हेल्प मिलेगी भी, क्योंकि हम हर एक एंगल से क्वेश्चन को टच करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ एंड प्रेडिक्टेबल ट्रेडिंग अमंग दी नेशंस। तो बोलते हैं कि कौन सा संगठन ऐसा है जो विभिन्न देशों के बीच में सहज और अनुमानित व्यापार को जो है वो बनाए रखने के लिए जो है वो जिम्मेदार होता है। अब देखो, अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं तो जो अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं ना, अलग अलग कंट्रीज़ का ट्रेड चलता है आपस में। उस ट्रेड में जो है वो कोई कंट्री लिमिटेशन क्रॉस ना कर जाए, उसके लिए एक चेक रखने के लिए बॉडी होती है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। WTO जो है उसको बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसका काम है कि कोई भी कंट्री जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड चल रहा है उसको जो है वो हैम्पर ना करे। और इसी WTO की स्थापना जो था वो कब की गई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो WTO की स्थापना जो था वो 1995 में जो था वो की गई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि WTO का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी हिस्ट्री क्या है? ये पहले से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता था। इससे पहले एक GATT कर जो था वो हुआ करता था। GATT का पूरा नाम हुआ करता था जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये हुआ करता था। परंतु जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स को हटा दिया गया और WTO की फिर स्थापना की गई थी 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ये तो पता चल ही गया। पिछले कल हमने IMF की बात की गई थी, तो IMF की अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो था वो कब हुई थी, तो IMF की स्थापना 1945 में जो था वो IMF की स्थापना जो था वो हुई थी। और IMF का हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC में जो है वो स्थित है। वर्ल्ड बैंक यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में जो था वो हुई थी। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये भी वॉशिंगटन DC में ही जो है वो स्थित है। ठीक है, इतना सब आपने इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ध्यान रखना है कि कब इनकी स्थापना की गई, कहाँ पर इनका जो है वो हेडक्वार्टर स्थित है। बाकी कोई भी जनरल क्वेश्चन बनता है तो वो भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजियस आइडियोलॉजी इज वहाबिज्म। तो बोलते हैं कि कौन सा देश ऐसा है जिसका आधारिक धार्मिक विचारधारा जो है वो वहाबिज्म है। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसकी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है वो वहाबिज्म के ऊपर जो है वो बेस्ड है, वो है सऊदी अरबिया कंट्री। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर वहाबिज्म के बारे में आपको बताता हूँ, देखो इस्लाम आपने सुना है, इस्लाम धर्म में ना 2 तरह की ब्रांचेज होती हैं, एक सुन्नी इस्लाम होते हैं, एक सिया इस्लाम होते हैं। तो सिया और सुन्नी जो है वो 2 होते हैं। अब वहाबिज्म जो है ना, ये सुन्नी इस्लाम की ही एक ब्रांच जो है वो आती है, इनके सुन्नी इस्लाम को ही कन्वर्ट कर एक ब्रांच बनाई गई है जिसको वहाबिज्म जो है वो बोलते हैं। 18वीं शताब्दी में इसको मोहम्मद इब्न अबल वहब के द्वारा जो था वो बनाया गया था, इनके द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसको वहाबिज्म बोला जाता है। और इसका मकसद क्या था बनाने का? इसका मतलब था कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम के सिद्धांत हैं, उनको जो है वो शुद्ध किया जाए। मतलब जो चीज़ें जो हैं वो कुरान और सुन्नत में जो है वो नहीं मेंशन की गई हैं, जो परंपराएं वहाँ पर नहीं बताई गई हैं, उन परंपराओं, उन प्रथाओं को जो है वो अस्वीकार किया जाए, उनको ना माना जाए, और जो चीज़ें कुरान में दी गई हैं उन चीज़ों का सख्ती से जो है वो पालन किया जाए, ये जो है वो इसमें बताया जाता है। और ये जो है वो सऊदी अरबिया में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, यहाँ का ये प्रमुख धर्म जो है वो रहा है। अब यहाँ पर सऊदी अरबिया की बात हो रही है, तो इसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित है? इसकी कैपिटल जो है वो रियाद में जो है वो स्थित है। रियाद में इसकी कैपिटल जो है वो स्थित है, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? रियाल जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आ जाती है। ठीक है, एक बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पर टर्की दिया गया है, टर्की की जो कैपिटल है वो अंकारा में जो है वो स्थित है। अंकारा टर्की इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि टर्की के द्वारा जो है वो पाकिस्तान की हेल्प जो था वो अभी की गई थी, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो था वो वॉर लाइक सिचुएशन जो था वो बनी थी। उसको वॉर नहीं बोलेंगे, वो वॉर लाइक सिचुएशन ही थी। और इसकी जो करेंसी आती है वो लीरा आती है। एक बात यहाँ पर होती है कि
टर्की ने पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा हेल्प जो था वो क्यों कर दी। अब टर्की ने पाकिस्तान की हेल्प इसलिए इतनी ज़्यादा क्योंकि टर्की चाहता है कि वो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका लीडर बन जाए, और पाकिस्तान में सारी की सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो इसलिए वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो टर्की करता है। अब ये पता चल गया क्यों जो है वो टर्की इतना ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर करता है पाकिस्तान को। यहाँ पर यूएई दिया गया है। यूएई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कैपिटल जो है वो अबू धाबी में जो है वो आती है। अबू धाबी जो है वो इसकी कैपिटल आ जाती है। और इसकी करेंसी की अगर हम बात करते हैं कि यूएई की करेंसी जो है वो क्या है, तो यूएई की जो करेंसी है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम जो है वो कर आ जाती है। यूएई दिरहम कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आ जाती है। यहाँ पर सीरिया भी दिया गया है। सीरिया की कैपिटल और करेंसी की भी हम बात कर लेते हैं कि सीरिया की कैपिटल कहाँ पर है और इसकी करेंसी कहाँ पर है। सीरिया की जो कैपिटल आती है वो दमिश्क जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो आती है। क्या आती है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, दमिश्क जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो आती है। और सीरियन पाउंड कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। तो इतना सब आपने इन कंट्रीज़ के बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो एसिड रेन के बारे में आपने सुना है, परंतु बोलते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो मुख्य रूप से एसिड रेन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल जो है वो होता है। अगर हम एसिड रेन के लिए जो है वो बात करें कि एसिड रेन के लिए कौन सा सब्सटेंस मुख्य रूप से जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। कई बार बेसिक सा क्वेश्चन पूछ जाता है कि एसिड रेन इज काउज्ड बाय, तो सल्फर डाइऑक्साइड जिसको SO2 कर भी लिखते हैं, और एक नाइट्रस ऑक्साइड हो गया जिसको NO2 कर लिखते हैं। तो इन दो, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और एक सल्फर डाइऑक्साइड है, इन दो चीज़ों के कारण जो है वो एसिड रेन जो है वो मुख्य रूप से जो है वो होती है। और एक बात यहाँ से ये ध्यान रखनी है कि कई बार बोलते हैं कि किस तरह के पॉल्यूशन से जो ये होती है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर से जो है ये एसिड रेन जो है वो होती है। ठीक है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, परंतु आपको जो है वो बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या जो है वो उसके पीछे बेसिक है। कई बार बोल देते हैं कि एसिड रेन में कौन सा एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, तो एसिड रेन में जो है वो नाइट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। कौन सा, नाइट्रिक एसिड जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। एक बात ये ध्यान रखें। अब एसिड रेन जब होती है तो प्लांट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ से पहुँचता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एसिड रेन में ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे प्लांट्स को जो है नुकसान पहुँचता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड रेन में जो है वो होता है। ठीक है जी, तो बस इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू वेवलेंथ इन दी रेंज ऑफ। तो बोलते हैं मानव की जो आंख होती है वो किस सीमा तक तरंग धैर्य को जो है वो तरंग धैर्य के प्रति जो है वो संवेदनशील जो है वो होती है। अगर हम ह्यूमन आई की बात करें और बात करें कि इसकी जो, और अगर बात करें कि सेंसिटिव टू वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ को ये सेंसिटिव होती है, तो 380 से लेकर 760 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ होती है उसके लिए ये सेंसिटिव होती है। ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है और पब्लिक सर्विस कमीशन के इस तरह के क्वेश्चन फेवरेट रहे हैं। अगर हम ह्यूमन आई की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ह्यूमन आई के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन आई के ऊपर जो है वो बनते हैं। एक क्वेश्चन ह्यूमन आई के ऊपर जो है वो बेसिक बन जाता है कि ह्यूमन आई जो है अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो किस किस तरह के लेंस जो है वो इस्तेमाल जो है वो किए जाते हैं। तो कनकेव लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस जो है वो होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन आई की तो एक मायोपिया डिजीज़ जो है वो होती है। मैंने पहले भी बताया था, मायोपिया जो है वो होता है। मायोपिया जो है इसमें ऐसा होता है कि जो नज़दीक की वस्तुएं हैं वो दिखाई देंगी अच्छे से और जो दूर की वस्तुएं होंगी वो अच्छे से नहीं दिखाई देंगी। इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी जो है वो बोलते हैं। इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, तो इसको ठीक करने के लिए कनकेव लेंस जो है वो इस्तेमाल होता है। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसमें अपोजिट होता है, मतलब दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई देंगी परंतु नज़दीक की चीज़ें जो पढ़ना वगैरह होता है किताबों से वो जो है वो अच्छे से नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए लेंस लगाना पड़ता है और वो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस। वो कन्वेक्स लेंस जो है वो होता है। एक होता है प्रेस बायोपिया। इसमें ना दूर का दिखाई देता है अच्छे से, ना नज़दीक का दिखाई देता है, तो इसमें बाईफोकल लेंस जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो एक बात आपने ये ह्यूमन आई के बारे में जो है वो ध्यान रखनी है। और अगर हम वेवलेंथ की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमारे पास अलग अलग कलर जो है वो आते हैं। रेनबो में हमने देखा है कि अलग अलग कलर आते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो किस कलर की जो है वो होती है, रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो होती है। और सबसे कम वेवलेंथ जो है वो किस कलर की जो है वो होती है, तो सबसे कम वेवलेंथ आपने ध्यान रखना है वॉयलेट कलर की जो है वो सबसे कम जो है वो वेवलेंथ जो है वो होती है। अच्छा, वेवलेंथ के SI यूनिट जो है वो क्या होते हैं, SI यूनिट भी इसके ध्यान रखने हैं। HS में तो ऐसे यूनिट बहुत बार पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड। तो वेवलेंथ के जो SI यूनिट होते हैं वो मीटर जो है वो इसके SI यूनिट जो है वो होते हैं। मीटर इसके SI यूनिट आ गए। और एक क्वेश्चन और बनता है कि एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है।
एक्सरेज की अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉन जो है वो इसकी वेवलेंथ जो है वो होती है। 1 एंगस्ट्रॉन आपने ध्यान रखना है, ये इसकी वेवलेंथ एक्सरेज की जो है वो होती है। तो ये सारे वेवलेंथ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बने। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई पेपर 1 हो गया, या फिर आप HPRCA के अपकमिंग TGT JBT जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्लॉट 1 ऑलरेडी फुल हो चुका है, स्लॉट 2 में अभी कुछ एक स्लॉट्स बचे हैं, तो आप जो है वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और अच्छे खासे डिस्काउंट पर टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप टाइमली ज्वाइन करते हैं तो एक तो आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिलेगी, आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी। मेरिट में जो 2, 4, 5, 7 नंबरों की कमी रह जाती है, पेपर पास नहीं हो पाता या फिर मेरिट में अच्छा रैंक नहीं आ पाता, तो आप इन कमियों को दूर कर पाएंगे और एक अच्छा रैंक भी ला पाएंगे, और डेफिनेटली जो है वो पेपर अगर पास करने की ही ज़रूरत हुई तो पास भी कर पाएंगे। बशर्ते मेहनत खुद को भी साथ में करनी पड़ेगी, क्योंकि याद तो चीज़ें एटलीस्ट आपने ही रखनी है, बाकी जो स्मार्ट वर्क करने में आपकी हेल्प करेंगे वो हम करेंगे। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बोलते हैं द बुक विनय पिटका इज़ रिलेटेड टू, तो बोलते हैं विनय पिटक ये जो किताब है ये किससे जो है वो संबंधित है। तो विनय पिटक की अगर हम बात करते हैं कि ये किताब जो है वो किससे संबंधित है, तो ये विनय पिटक किताब जो है वो जो रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ आते हैं उनसे जो है वो रिलेटेड है, यानी कि बुद्धिस्ट संघ के जो रूल आते हैं उससे ये संबंधित है। बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, वो पाली लैंग्वेज में जो है वो कॉमनली रेफर्ड है, ये आपने ध्यान रखना है। उसमें त्रिपिटक की बात की गई है। त्रिपिटक मतलब 3 फोल्ड बास्केट एक आती है, जिसमें विनय पिटक आता है एक। विनय पिटक में जो है वो रूल्स हो गए, डिसिप्लिन हो गया बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के, उनकी बात जो है वो की गई है। एक सूता पिटक जो है वो होता है। सूता पिटक में क्या होता है, सूता पिटक में जो है वो कलेक्शन ऑफ बुद्धास के जो सरमन थे, बुद्धास की जो टीचिंग थी, उनकी कलेक्शन जो है वो होती है, ठीक है। और ये जितने भी पिटक होते हैं उन सब में सबसे लार्जेस्ट है ये। एक होता है अभिधमा पिटक। अभिधमा पिटक में क्या होता है, जो बुद्ध के प्रिंसिपल थे, फिलॉसफी थी, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो की गई है। ये आपने ध्यान रखना है। इन पिटकों के बारे में 3 तरह के ये पिटक आ गए, विनय पिटक, सूता पिटक और अभिधमा पिटक। इनके बारे में आपको पता चल गया। भगवान बुद्ध के बारे में भी हमने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किया है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये कल्चर में जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम बात करते हैं बुद्ध धर्म की, तो गौतम बुद्ध की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध को ही जो है वो कहा जाता है। और जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म जो था वो लुम्बिनी में जो था वो इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ जो था वो हुआ करता था। इनके जो पिता थे उनका नाम जो था वो, उनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु कई बार पटवारी जैसे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इनका नाम जो था वो शुद्धोधन हुआ करता था। इनकी माता का नाम माया देवी जो था वो हुआ करता था। इनके जो पुत्र थे, इनके पुत्र का नाम जो था वो राहुल हुआ करता था। और अगर हम बात करते हैं इनके घोड़े, तो इनके घोड़े का नाम जो था वो कंथक जो था वो हुआ करता था। इनकी मृत्यु जो था वो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में जो था वो इनकी मृत्यु जो था वो हुई थी। बुद्ध जो बौद्ध धर्म की बात हम करते हैं, तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ जो था वो हुई। पहली संगीति सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, दूसरी संगीति वैशाली में हुई थी, तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी संगीति जो था वो कुंडलवन में जो था वो हुई थी। तो ये 4 संगीतियाँ आपने ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ पर हुई हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो बना है। इतना सब यहाँ से याद रखेंगे तो काफ़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। बोलते हैं विच रशियन ऑथर इज फेमस फॉर राइटिंग द साइकोलॉजिकल नोवेल क्राइम एंड पुनिशमेंट। तो बोलते हैं कि कौन से रूसी लेखक हैं जो मनोवैज्ञानिक भी हैं, जिनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है अपराध और सजा। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जो है ये उपन्यास जो है वो लिखा गया है। ये रेयर टाइप के उपन्यास जो है वो होते हैं, परंतु बहुत ही फेमस राइटर्स के ऐसे उपन्यास जो है वो पूछे जाते हैं। अब ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कवर करते रहते हैं, जो यहाँ पर जो है वो आपकी हेल्प जो है वो करते हैं। अगर हम बात करें तो पिछले कल भी हमने लियो टॉल्स्टॉय की एक किताब नोवेल जो था वो पढ़ा था, उसका नाम था वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस हमने ये पढ़ रखा है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। हमने जो है वो महात्मा गांधी जी के अलग अलग जो उनके द्वारा पत्र पत्रिकाएं किताबें उनके द्वारा छापी गई थी वो भी हमने पढ़ी हैं,
तो गांधी जी के द्वारा एक तो हिंद स्वराज किताब लिखी गई थी, इनके द्वारा जो है वो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ कर एक किताब लिखी गई थी। ये जो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ था 1927 में ये किताब लिखी थी। हिंद स्वराज इन्होंने 1919 में ही लिख दी थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इन्होंने 1947 में लिखी थी, और सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका ये इनके द्वारा 1928 में लिखी गई थी। वैसे ही हम द विंग्स ऑफ फायर कर आती है, ये विंग्स ऑफ फायर जो है वो APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई है। APJ अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी इन दोनों ने ये साथ में मिलकर जो है वो लिखी है। और ऐसे ही अल हिलाल कर भी ये किताब आती है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल हिलाल कर, इसको जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा जो है वो लिखा गया था। ठीक है, तो ये किताबें हमने शायद पहले भी पढ़ी हैं। ये तो अल हिलाल हमने पहला पढ़ा था। गांधी जी की किताबें हमने पहले रिवाइज की हैं। लियो टॉल्स्टॉय की किताब वॉर एंड पीस हमने पहले की थी। क्राइम एंड पुनिशमेंट एक नोवेल आ गया, ये नोवेल हमने आज पढ़ लिया। इनके बारे में आपको पता चल गया, तो इतना काफ़ी है याद रखने के लिए किताबों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लाओस। तो लाओस की जो कैपिटल है वो क्या है। देखो लाओस की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल जो है वो वियंतियन में जो है वो आती है। ये आपने ध्यान रखना है, ये वियतनाम नहीं लिखा गया है, पहली बात तो ये हो गई। इसकी कैपिटल कहाँ पर आती है, लाओस की कैपिटल ये जो है वो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है वियंतियन में आती है। इसको प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं एग्जैक्टली, प्रोनाउंस इसको जो है वो वियंतियाने कर जो है उसको प्रोनाउंस करते हैं। उसकी जो मुद्रा आती है, इसकी जो करेंसी आती है वो क्या आती है, इसकी करेंसी जो है वो लाओ किप कर इसकी करेंसी जो है वो आती है। लाओ किप कर इसकी करेंसी जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको पता चल गया। अब हम कुछ और भी चीज़ें यहाँ से साथ में रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंपॉर्टेंट कैपिटल्स के बारे में और इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में। वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और हर एक वीडियो में हम इंपॉर्टेंट कैपिटल्स कंट्रीज़ पढ़ते ही पढ़ते हैं। कंट्री में एक लिबिया कंट्री जो है वो आती है। लिबिया की जो कैपिटल आती है वो त्रिपोली में जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो आती है। त्रिपोली इसकी कैपिटल आपने ध्यान रखनी है। और वैसे ही आपने पनामा ध्यान रखना है, पनामा भी एक कंट्री जो है वो आती है। पनामा की जो कैपिटल आती है वो मनागुआ में जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो आती है। ये आपने ध्यान रखना है, मनागुआ में इसकी कैपिटल आती है। और वैसे ही जो है वो बोलीविया कंट्री आती है। ये मैं डिफ़िकल्ट वाली बता रहा हूँ आपको। बोलीविया जो है ला पाज कर इसकी जो है वो कैपिटल जो है वो आती है। ला पाज करके इसकी कैपिटल आती है। पेरू कंट्री आती है। पेरू की अगर हम बात करते हैं तो लीमा इसकी जो है वो कैपिटल जो है वो आती है। लीमा जो है वो इसकी कैपिटल आती है। और उसके अलावा जाम्बिया है। जाम्बिया कंट्री की जो कैपिटल आती है वो आती है लुसाका में। लुसाका इसकी जो है वो कैपिटल आती है, लुसाका में आती है। जिम्बाब्वे की हरारे में आती है। हरारे आपने जिम्बाब्वे की ध्यान रखनी है। और उसी तरह आप मुझे कमेंट कर जो है वो बता दीजिए कि बेलारूस कंट्री जो है, बेलारूस की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। बेलारूस की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, ये कमेंट कर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं इंडिया शेयर द लिपू लेक पास विद विच कंट्री, कि भारत जो है वो किस देश के साथ जो है वो लिपू लेक दर्रा जो है वो साझा करता है। देखिए अगर लिपू लेक पास की बात करते हैं तो एग्जैक्टली ये इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में जो है वो आता है। उत्तराखंड में ये आता है, एक तो यही ध्यान रखना है आपने। अब कौन सी कंट्री के साथ जो है ये लिपू लेक पास जो है वो लगता है, तो लिपू लेक पास जो है वो चाइना के साथ जो है वो लगता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके बारे में देखिए, लिपू लेक पास एक ट्राई जंक्शन बनाता है। ये इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में जो है वो बनाता है। ये आपने लिपू लेक पास के बारे में ध्यान रखना है। ये पास उत्तराखंड स्टेट में जो है वो स्थित है और चाइना तिब्बत के साथ बाउंड्री जो है वो लगाता है, नेपाल के साथ भी जो है वो बाउंड्री लगाता है। ये तो हो गया लिपू लेक पास के बारे में। उत्तराखंड में हमारे पास एक और भी पास आता है, नीति पास जो है वो उत्तराखंड में जो है वो आता है। नीति पास भी एग्जाम में पूछ जाता है, कहाँ पर आता है, उत्तराखंड में आता है। एक माना पास आता है, माना पास भी जो है वो उत्तराखंड में ही जो है वो आता है। तो ये 2-3 दर्रे हो गए उत्तराखंड के स्पेसिफिक रूप से। सिक्किम के दर्रे बहुत बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। सिक्किम में जो है वो नाथुला पास जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाथुला पास कहाँ पर आता है, ये सिक्किम में जो है वो आता है। एक सिक्किम में सिक्का पास भी आता है। ये सिक्का पास आपने सिक्किम का ध्यान रखना है। रोहतांग पास तो आपको पता है अपने हिमाचल में ही आता है। बारालाचा दर्रा भी यहाँ पर आता है। एक जोजिला दर्रा आता है, ये जम्मू कश्मीर में आता है। जम्मू कश्मीर कारगिल लेह मार्ग पर जो है ये आता है वैसे। और एक जो है हमारे पास बनिहाल पास आता है, ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर को आपस में जो है वो जोड़ता है। तो ये बनिहाल पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने एक जोजिला पास एक इसी सीरीज़ में पढ़ा था। जोजिला पास जो है वो कारगिल को लद्दाख के साथ जो है वो जोड़ता है। और ये जो है वो
लेह को श्रीनगर से भी जो है वो जोड़ता है। खारदुंगला पास पड़ा था, वो भी लद्दाख में जो है वो खारदुंगला पास जो है वो आता है। बोमदीला पास अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आता है। दीफू दर्रा, दीफू पास जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आता है। तो इस तरह के दर्रे आपने अलग अलग जो है वो ध्यान रखने हैं। अच्छा, दर्रों से हमने ये पहले भी पढ़े हैं, तो हमने क्या करना है, अभी हमने जो है वो ये जो हमने कांस्टेबल वाली सीरीज चलाई है इसको हम HPRC के लिए भी कंटिन्यू करेंगे। परंतु सुनिए, अभी जो हमने इसकी जो पार्ट 13 से लेकर पार्ट 18 तक हमारे जो पार्ट हो चुके हैं, हम 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये 50 क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर डिस्कस किए जाएंगे। टेस्ट सीरीज ग्रुप पर ये ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं और हमारा जो मेन टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी इसको पोस्ट जो है वो किया जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना और इजी और अर्ली एक्सेस के लिए टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन की है तो वहाँ पर चीज़ें आपको पहले मिल गई होंगी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया इन 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो बोलते हैं 2024 का ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें भारत का क्या रैंक रहा। देखिए, 2024 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था उसमें भारत का रैंक जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो भारत का रैंक उसमें जो था वो 105 रहा था। 105th रैंक जो था वो भारत का उसमें रहा था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। 2024 का ये रैंक हमारे पास है अभी तक जो है, उसमें भारत को सीरियस हंगर क्राइसिस की श्रेणी में जो है वो रखा गया है। 127 कंट्रीज थी टोटल जिनको एनालाइज किया गया, उनमें से भारत का रैंक 105 रहा। भारत का स्कोर जो था वो 27.3 जो था वो इस इंडेक्स में रहा था। और इसमें जो पहले नंबर पर कंट्री रही वो बेलारूस जो है वो पहले नंबर पर जो है वो इसमें रहा। तो पहले नंबर की कंट्री भी आपने बेलारूस जो है वो ध्यान रखनी है। इसमें पहले नंबर की कंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेलारूस कंट्री। और भारत के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि भारत का रैंक क्या रहा। भारत का स्कोर 27.3 है, वो भी ध्यान रखना है आपने। और भारत को जो है वो किस श्रेणी में रखा गया है, भारत को सीरियस लेवल ऑफ हंगर में जो है वो रखा गया है। भारत में जो हंगर की सिचुएशन है वो सीरियस है, इसका मतलब ये हुआ। अब पिछले कल भी हमने एक इंडेक्स जो था वो पढ़ा था, हमने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो था वो पढ़ा था, तो उसको भी रिवाइज करवा देता हूँ। जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2025 का, इसमें भारत का रैंक जो था वो कितना रहा। 2025 में भारत का रैंक 10th रहा था। हमने वो पढ़ा था कल की टॉप की 3 पोजीशन जो था वो इसमें खाली रही और चौथी पोजीशन जो था वो डेनमार्क की रही थी, 5वीं पोजीशन जो था वो नीदरलैंड की रही थी और छठी जो पोजीशन थी वो यूनाइटेड किंगडम की जो था वो रही थी। तो वो हमने पढ़ा था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में पिछले कल की वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं डैश अटैक इज वेयर अ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ नेटवर्क्स इन्फेक्टेड विद द कंप्यूटर वायरस। तो बोलते हैं कि एक हमला वो होता है जब नेटवर्क को जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर का उसको जो है वो वायरस से जो है वो संक्रमित कर दिया जाता है। तो देखो, उसको मालवेयर बोलते हैं। मालवेयर अटैक जो होता है उसमें कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उसको कंप्यूटर वायरस के द्वारा जो है वो इन्फेक्ट जो है वो कर दिया जाता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और इस तरह के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कई बार, और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। अच्छा, मालवेयर के बारे में तो आपको पता चल ही गया। अब यहाँ पर हम जो है वो कुछ अलग से डिस्कस करेंगे। ये तो चलो क्लियर हो गया क्वेश्चन। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, उनको रिवाइज जो है वो कर लेते हैं। अब कौन सी स्कीम जो था वो कब जो था वो लॉन्च की गई थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। जैसे कि हमने देखा था कि PM विश्वकर्मा स्कीम जो था वो अभी चर्चा में थी कुछ टाइम पहले। तो ये PM विश्वकर्मा स्कीम जो था वो कब लॉन्च की गई थी। PM विश्वकर्मा स्कीम के बारे में आपने ध्यान रखना कि इसको जो था वो 2023 में 17 सितंबर 2023 को जो था वो लॉन्च किया गया था। ठीक है जी, 2023 में इस योजना को जो था वो लॉन्च किया गया था। वैसे ही आपने एक और योजना देखी होगी, अग्निपथ स्कीम। ये जो अग्निपथ थे, अग्निपथ या फिर आप कह लीजिए जो अग्निवीर अपॉइंट होंगे आगे चलकर, तो अग्निपथ स्कीम जो लॉन्च की गई थी वो 2022 में जो था वो लॉन्च की गई थी। 14 जून 2022 को जो था इसको अप्रूवल जो था वो मिला था। बाकी कुछ महीनों के बाद, मतलब 2022 आप साल जो है वो याद रखिए। और वैसे ही जो है वो स्कीम आपने ध्यान रखनी है, उसका नाम है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन 2019 में जो था वो लॉन्च किया गया था। अटल भूजल योजना थी, ये भी 2019 में ही जो था वो लॉन्च हुई थी। और 2014 में जो इंपॉर्टेंट स्कीम जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बनी थी, तो 2014 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम जो था वो चलाई गई थी। जैसे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना चलाई गई थी, नमामि गंगे योजना उस टाइम जो था वो चलाई गई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना उस टाइम चलाई गई थी, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च किया गया था, दीनदयाल उपाध्याय
ग्राम ज्योति योजना थी जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी, और दीनदयाल अंत्योदय योजना भी थी, ये भी 2015 में ही जो था वो लॉन्च की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना ये 2015 में लॉन्च की गई थी। पीएम कौशल विकास योजना ये भी 2015 में ही जो था वो लॉन्च की गई थी, और अटल पेंशन योजना ये भी 2015 में ही जो था वो लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये भी 2015 में ही जो था वो लॉन्च की गई थी। डिजिटल इंडिया योजना लॉन्च की गई थी। डिजिटल इंडिया मिशन जो था वो 2015 में लॉन्च हुआ था। स्मार्ट सिटी मिशन भी लॉन्च हुआ था, ये भी 2015 में ही जो था वो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये भी 2015 में जो था वो लॉन्च हुई थी। फिर आती है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो था वो 2016 में लॉन्च हुई थी। एक स्टैंड अप इंडिया भी आती है, तो स्टैंड अप इंडिया भी जो था वो 2016 में ही लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आती है, ये 2016 में जो था वो लॉन्च की गई थी। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अलावा जो है ये 2016 की, 2015 की, 2014 की और 2023 तक की योजनाएं हमने जो है वो इम्पोर्टेंट वन पढ़ ली। तो इतनी सी योजनाएं आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट रिलीजन ऑफ बांग्लादेश एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश। तो बोलते हैं कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है। तो बांग्लादेश का जो स्टेट रिलीजन है वो कौन सा है, आपने कमेंट कर जो है उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। पिछले कल की जो वीडियो थी उसमें पहला ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, डिटेल से मैंने बांग्लादेश के बारे में बताया था, कौन कौन से इंडियन स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, कितनी किलोमीटर बाउंड्री लगती है, और इंडिया सबसे लंबी बाउंड्री भी बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। अभी आप जल्दी से कमेंट कर जो है वो बता दीजिए। पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे वो कंपाइल कर हुई, चाहे वो इंडिविजुअल बेस पर हुई। और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से आप सर्च करेंगे। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।